नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल इंदिरा एजुकेशन सेंटर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र या जिसे हम सीडीपी कहते हैं इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर देख सकते हैं। तो दोस्तों जो आज की क्लास है या सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार सुपर टेट या जहाँ भी सीडीपी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्नों के साथ डिटेल भी कराया जाता है जिससे आपके किसी भी प्रश्न में डाउट नहीं बचते हैं, सभी डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो दोस्तों किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जो बालक के विकास है यह आनुवंशिकता या वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल होता है। तो यह किसने कहा है? तो यह कहा था आपके वुडवर्थ महोदय ने। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों यदि इसका डिटेल देखते हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि आनुवंशिकता से व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है। यहाँ पर कह रहा है कि जो आनुवंशिकता होती है इसके द्वारा रचना तंत्र का निर्माण होता है तथा वातावरण उस रचना तंत्र के व्यवहार की एक निश्चित दिशा विकसित करता है, और जो वातावरण होता है वह उस रचना तंत्र के व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। और कह रहा है कि बीज से वृक्ष बनने की संभावना निहित होती है। किसमें? तो आनुवंशिकता तथा वातावरण में बीज से वृक्ष बनने की संभावना निहित होती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसके विकास का स्तर निर्धारित होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो जीव का विकास या जीव के विकास का स्तर जो निर्धारित होता है वह किसके आधार पर होता है? तो वह वातावरण के आधार पर होता है। कह रहा है कि दोनों में से किसी एक के अभाव में वृक्ष का समुचित ढंग से विकास होना संभव नहीं है। अर्थात कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो कह रहा है कि चाहे आनुवंशिकता या वातावरण दोनों में से किसी एक का यदि अभाव हो या दोनों में से एक ना हो तो जीव या वृक्ष का समुचित ढंग से विकास नहीं हो सकता है। इसलिए वुडवर्थ का मत है कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इस कथन को। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा है वो आपके वुडवर्थ महोदय ने। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसके बाद अपने मन का परित्याग किया, फिर उसके बाद अपनी चेतना का परित्याग किया, और वह वर्तमान में एक प्रकार के व्यवहार को संजो के रखा है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा था आपके वुडवर्थ महोदय ने। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों अब हम डिटेल देख लेते हैं कि यह कथन किस आधार पर वुडवर्थ महोदय ने कहा था। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि जो मनोविज्ञान है इसको हम इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। तो इन दोनों का अर्थ हम देखेंगे और देखेंगे कि मनोविज्ञान या साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है। यदि बात की जाए मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है यह होता है आपका मन का विज्ञान। क्या होता है? मन का विज्ञान। लेकिन क्या किसका शाब्दिक अर्थ है? तो मनोविज्ञान का। यदि कहा जाए कि जो उसका इंग्लिश रूपांतरण है साइकोलॉजी से हम कहते हैं, यह साइकोलॉजी शब्द का निर्माण किन शब्दों से मिलकर बना है या किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना है? तो जो साइकोलॉजी शब्द है इसका निर्माण यूनानी भाषा के दो शब्दों साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है। या कह सकते हैं कि यूनानी भाषा के दो शब्दों साइकी प्लस लोगस शब्द से मिलकर साइकोलॉजी शब्द का निर्माण हुआ है। यदि बात की जाए कि इन दोनों शब्दों का मतलब या अर्थ क्या होता है, तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो दोनों को यदि मिला दिया जाए तो दोनों का मतलब होगा आपका आत्मा का अध्ययन। क्या हो जाएगा? आत्मा का अध्ययन। या कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन। तो दोस्तों हमने देखा कि साइकी का मतलब आत्मा होता है और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का शाब्दिक जो अर्थ होता है वह होता है आत्मा का अध्ययन। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि मनोविज्ञान का कालचक्र या ऐतिहासिक परिदृश्य क्या था। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि जो मनोविज्ञान है इसको किस समय में किस नाम से जाना जाता था, या इसकी प्रथम अवस्था
को किस नाम से जानते थे, द्वितीय अवस्था को किस नाम से जानते थे, या इसका जो प्रॉपर टाइम क्या था। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि जो प्रथम अवस्था है, इसको प्रथम अवस्था को हम आत्मा का अध्ययन के नाम से जानते थे, आत्मा के अध्ययन के रूप में जानते थे। और ये इसको कब जानते थे या इसकी प्रथम अवस्था कब थी, तो 16वीं शताब्दी तक। कब थी? 16वीं शताब्दी तक। यदि बात की जाए कि द्वितीय अवस्था, तो द्वितीय अवस्था को मन का अध्ययन के रूप में जानते थे। मन का अध्ययन के रूप में कब जानते थे या किस अवस्था को जानते थे, तो द्वितीय अवस्था को जानते थे। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि द्वितीय अवस्था का जो टाइमिंग पीरियड था, यह था आपका 17वीं शताब्दी में। कब था? 17वीं शताब्दी में। यदि बात की जाए कि तृतीय अवस्था, तो तृतीय अवस्था को चेतना का अध्ययन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो चेतना का अध्ययन। और इसका टाइमिंग पीरियड था 18वीं से 19वीं शताब्दी तक। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि चतुर्थ अवस्था, तो चतुर्थ अवस्था को व्यवहार का अध्ययन कहते हैं, या इसी को हम प्रेजेंट टाइम में भी व्यवहार का अध्ययन कहते हैं। या तो दोस्तों यदि पूछ ले कि प्रेजेंट टाइम में मनोविज्ञान में या मनोविज्ञान को किस का अध्ययन के रूप में जानते हैं, व्यवहार का अध्ययन के रूप में जानते हैं। इसका जो टाइमिंग पीरियड है, यह 20वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। 20वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है और इसको किस नाम से जाना जाता था, तो व्यवहार का अध्ययन के नाम से जाना जाता है। और इसकी यदि पूछे कि यह मनोविज्ञान की कौन सी अवस्था है, तो प्रेजेंट टाइम में आपकी चतुर्थ अवस्था है। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि जो मनोलैंगिक विकास है या मनोलैंगिक विकास जो आपके सिगमंड फ्रायड महोदय ने दिया था, इसमें वर्ष अंतराल किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक दर्शाया गया है। 2 से 5 वर्षों तक, 6 वर्ष से यौवन तक, 18 से 20 वर्षों तक, या 20 से 22 वर्षों तक। तो दोस्तों जो सुप्तावस्था का या सुप्ता अवस्था का वर्ष अंतराल है, वह है आपका 6 वर्ष से यौवन तक, या कहेंगे कि 6 वर्ष से लेकर किशोरावस्था तक। 6 वर्ष से 18 या किशोरावस्था या यौवन तक दे दे, तो तीनों में से कोई भी दे दे, तीनों में से आप किसी को भी सही मार सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि 6 वर्ष से लेकर किशोरा या 18 वर्ष तक। यदि बात की जाए कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने। और इस सिद्धांत के अनुसार ही इन्होंने सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल 6 वर्ष से लेकर किशोरावस्था या जिसे हम यौवनावस्था कहते हैं, यहाँ तक इसको माना गया है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक्सन ने, फ्रायड ने, कोहलर ने या वाटसन ने? तो दोस्तों यदि बात की जाए कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वह किए थे आपके एरिक्सन महोदय ने। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि विकास के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो एरिक्सन ने किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे और माता पिता दोनों से ही नैतिक नियमों को सीखते हैं। दोस्तों कह रहा है कि इस नियम के अनुसार जो होता है, वह जो बच्चे होते हैं वह माता और पिता दोनों से ही अपने नैतिक नियमों को सीखते हैं या नैतिक मूल्यों को सीखते हैं, जानते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार इदम, अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व की 3 घटक हैं? या किस मनोवैज्ञानिक ने इदम, अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक बताए हैं? बंडूरा ने, युंग ने, एडलर ने या फ्रायड ने? तो दोस्तों यदि बात की जाए कि किसने बताया है, तो दोस्तों यह बताया है आपके फ्रायड महोदय ने। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के विकास में चेतन की अपेक्षा अचेतन को सर्वाधिक महत्व देते हैं, क्योंकि इसका क्षेत्र अधिक विस्तृत है। तो दोस्तों जो सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने इसमें 3 प्रकार के मन की व्याख्या की है। पहला है आपका चेतन मन, दूसरा है आपका अर्धचेतन मन, और तीसरा है आपका अचेतन मन। और दोस्तों जो फ्रायड महोदय उन्होंने चेतन मन को 10% बताया है और अचेतन मन को 90% बताया है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि जो फ्रायड महोदय हैं उन्होंने चेतन की अपेक्षा अचेतन को अधिक महत्वपूर्ण माना है। फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना में इदम, अहम तथा पराहम 3 तत्वों का विशेष महत्व दिया है। और इन्होंने कहा है कि जो व्यक्तित्व की संरचना थी, इसमें इन्होंने इदम, अहम तथा पराहम के बारे में व्याख्या की है। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि इदम क्या होता है, तो इदम या इंग्लिश में इसी को इड कहते हैं। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि इदम क्या होता है, तो दोस्तों यह ना तो सामाजिक मूल्यों की चिंता करता है, न तो नैतिक मूल्यों की चिंता करता है। यह सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। क्या करता है? सिर्फ जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं उसकी पूर्ति करना चाहता है।
उससे उसको क्या घाटा होगा, क्या मुनाफा हो, उसको कोई चिंता नहीं है। ना वह समाज की चिंता करता है, ना वह अपने नैतिक मूल्यों की चिंता करता है। इसे कह सकते हैं हम, यह क्या होता है, यह कहता है कि चोरी करो। क्या करता है? चोरी करो। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि अहम क्या होता है, अहम को इंग्लिश में हम ईगो कहते हैं। यदि कहा जाए कि अहम या ईगो क्या होता है, तो यह होता है कि यह अपनी इच्छाओं या सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो करना चाहता है, लेकिन योजना के साथ, जैसे यह कहता है चोरी करिए लेकिन योजना बनाकर, जिससे कि हमें कोई हानि ना हो। यदि कहा जाए कि सुपर ईगो या पराया हम क्या होता है, तो सुपर ईगो या पराया हम जो होता है, यह समाज का और अपने नैतिक मूल्यों की भी चिंता करता है, और यह समाज और नैतिक मूल्यों के हिसाब से ही चलता है, या जो नियम समाज द्वारा बनाए जाते हैं उसके अनुसार ही चलता है। यह कह सकते हैं कि यह सामाजिक मूल्यों या नैतिक मूल्यों की परवाह करता है। यह कह सकते हैं कि यह सामाजिक मूल्य या नैतिक मूल्यों की परवाह करता है, और जो समाज द्वारा निर्धारित नियम या कानून होते हैं उसी को मानता है और उसी के अनुसार अपने कार्य को करता है। और दोस्तों जो पराहम होता है, यह कहता है चोरी करना बुरी बात है, चोरी नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। या कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से सत्यवादी व्यक्ति होता है, या इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो इदम होता है वह कहता है चोरी करिए, लेकिन जो अहम होता है वह कहता है चोरी करिए लेकिन योजना बनाकर। लेकिन पराहम कहता है नहीं, चोरी ना करिए, यह बुरी बात है, चोरी करना गंदी आदत है। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो किसका मानना है? वाटसन का, स्किनर का, गुथरी का या थॉर्नडाइक का? तो दोस्तों यह मानना है आपके स्किनर महोदय का। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है, तो वह दिया है आपके स्किनर महोदय ने, और इन्होंने क्रिया को सबसे अधिक महत्वपूर्ण अपने सिद्धांत में माना है। दोस्तों यदि कहा जाए कि जो बीएफ स्किनर थे यह किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे, तो यह व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, और यह निवासी कहाँ के थे, तो यह अमेरिका के निवासी थे। और इन्होंने अपनी पुस्तक द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों यदि पूछे कि सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर महोदय ने किस पुस्तक में किया था, तो उनकी एक पुस्तक थी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यह सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही क्रिया को बार बार करने पर परिपक्वता आ जाती है। इसी प्रकार भाषा का विकास भी होता है और आसानी से सीखा जा सकता है। कह रहा है कि जो स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है, इसके अनुसार इसमें क्रिया को बार बार कराया जाता है, एक क्रिया को बार बार कराया जाता है, और बार बार करने का परिणाम होता है कि जब बच्चा या बालक उस क्रिया को बार बार करता है, तो उस कार्य को जितनी बार करता है वह अगली बार उस काम में उतना ही परिपक्व होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब बालक उस कार्य को भली भांति कर लेता है, या कहेंगे कि उस कार्य में परिपक्वता आ जाती है। निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? प्रसार, बहुलक, मध्यांक या मध्यमान? तो दोस्तों यदि कहा जाए कि इसमें कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो वह है आपका प्रसार। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जबकि बहुलक, मध्यांक या मध्यमान आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि बहुलक क्या है, तो दोस्तों बहुलक वह होता है जहाँ पर एक से अधिक संख्याएं हों, और उन संख्याओं में जो संख्या सबसे अधिक बार आई हो वही संख्या आपकी बहुलक होती है। यदि कहा जाए कि मध्यांक क्या होता है, मध्यांक को ही हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका। दोस्तों यदि कहा जाए कि माध्यिका क्या होती है, तो दोस्तों यदि अंक दिए गए हों, एक से अधिक अंक हों या अंकों का पद हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? हम पीछे से जोड़ा बनाते हैं और आगे से जोड़ा बनाते हैं, और जो बीच में बचता है, जो सेंटर वाला जो पद बचता है, वही आपकी माध्यिका या मध्यांक होता है। यदि कहा जाए कि मध्यमान क्या होता है, मध्यमान को औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत कहते हैं, और इसी को माध्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। और कहा जाए कि मध्यमान क्या होता है, तो दोस्तों मान लीजिए जैसे 5 अंक दिए गए हैं, तो 5 अंक दिए गए हैं, तो ऊपर हम क्या करेंगे कि जो पाँचों का योग होगा, जो पाँचों को जोड़ने पर आएगा, वहाँ पर
योग लिख दिया जाएगा या उसका जो पूरा योग होगा उसको लिख दिया जाएगा और नीचे पदों की संख्या, जैसे 5 अंक हैं तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 लिख देंगे। और जब इनका भाग आपस में करेंगे, भाग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही आपका मध्यमान या औसत या माध्य होता है। श्रेणी में चर का वह माप जो उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है केंद्रीय प्रतिवृत्ति की माप कहलाता है। कि कोई भी श्रेणी हो उसमें चर का वह माप जो श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है वही आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। यदि बात की जाए कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कौन कौन सी हैं, तो माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है। यह तीनों क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत आते हैं, जबकि प्रसार आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। अधिगम में प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, कोई भी परीक्षा हो। तो अधिगम में प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों यह किया था आपके थार्नडाइक महोदय ने। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। यदि कहा जाए कि इसको और किस नाम से जानते हैं, तो अधिगम में प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत जो है इसको हम प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, उद्दीपक अन्वय क्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि जो स्किनर महोदय थे उन्होंने अपने सिद्धांत में क्रिया को महत्वपूर्ण माना था, लेकिन जो थार्नडाइक महोदय है इन्होंने अपने सिद्धांत में उद्दीपक को अत्यंत महत्वपूर्ण माना या उद्दीपक को सबसे महत्वपूर्ण माना है। दोस्तों यदि कहा जाए कि जो थार्नडाइक महोदय हैं इन्होंने अपने सिद्धांत में किसका प्रयोग किया था या किस जानवर का प्रयोग किया था, तो इन्होंने अपने सिद्धांत में बिल्ली जानवर का प्रयोग किया था या बिल्ली पर इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रयोग किया था। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा मापन कौन है? नामित मापन, अनुपात मापन, क्रमिक मापन या अंतराल मापन? तो दोस्तों इनमें सबसे अच्छा मापन कह रहा है तो सबसे अच्छा मापन होता है अनुपात मापन। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मापन के स्तरों को मापने के लिए सबसे अच्छी विधि अनुपात विधि होती है। क्या होती है? अनुपात विधि होती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक तथ्यों को मापने के लिए अनुपात का सहारा लिया जाता है। इससे मापन में त्रुटि की संभावना न्यूनतम रहती है। कहने का अर्थ है कि जो अनुपात मापन होता है इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 या 2 से अधिक तथ्यों को मापने के लिए अनुपात का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा करने से मापन में क्या होती है, त्रुटि की संभावना सबसे कम होती है, इसलिए इसको सबसे अच्छा मापन माना जाता है। निम्नलिखित में कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? यहाँ पर प्रक्षेपी कर लीजिएगा कि इनमें पूछ रहा है कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। तो दोस्तों वह है आपका 16 पीएफ परीक्षण जो है यह व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, जबकि रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी और शब्द साहचर्य परीक्षण जो है यह आपका व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण है। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि 16 पीएफ परीक्षण क्या है, तो दोस्तों 16 पीएफ परीक्षण जो है वह अप्रक्षेपी परीक्षण है। यदि कहा जाए कि जिसमें व्यक्ति के साथ और इसमें व्यक्ति के सामने प्रश्नों को रखा जाता है तथा उसका जवाब प्रश्न के विकल्प से प्राप्त किया जाता है, और इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 164। ये तो यदि कहा जाए कि यह परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है, तो इसमें प्रश्नों को बालकों के सामने रखा जाता है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। प्रश्नों के सामने नीचे जो होता है वह 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और चारों ऑप्शन में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यदि आप चुनाव कर लेते हैं तो इस परीक्षण में पास हो सकते हैं। और इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? कुल 164 होती है। आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों पदानुक्रमिक सिद्धांत जो दिया था यह किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो दोस्तों यह दिया था आपके अब्राहम मैस्लो ने। तो यदि कहा जाए कि जो अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता के पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वह कब किया था? तो इन्होंने सन 1954 में किया था। और कहा जाता है कि इस सिद्धांत को मांग का सिद्धांत भी कहा जाता है। यदि कहा जाए कि इस सिद्धांत को किस प्रकार से किया जाता है, तो इस सिद्धांत में कहा जाता है कि जब मानव या मनुष्य या बालक किसी चीज़ की कमी का अनुभव करता है कि कोई चीज़ हमारे पास नहीं है, यदि उसको पाना चाहता है तो वह उस चीज़ को पाने के प्रति प्रेरित होता है, उस पाने के लिए वह प्रेरित होता है। और जब वह प्रेरित होता है तो कार्य को अच्छे ढंग से करता है, कार्य को अच्छे ढंग से करता है और वह उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों कहा जाता है कि जो अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता के पदानुक्रमिक सिद्धांत में जो मानव की 5 आवश्यकताएं बताई हैं वह निम्न हैं। यह कहेंगे कि इन 5 आवश्यकताओं को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहली आवश्यकता होती है शारीरिक आवश्यकता। क्या होती है? शारीरिक आवश्यकता कि बालक किस प्रकार से चल सकता है, या बालक चलना चाहता है
या किसी चीज़ को पकड़ना चाहता है, यह होती है आपकी शारीरिक आवश्यकताएं। जब उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो वह सुरक्षा की आवश्यकता चाहता है। कि वह क्या चाहता है? सुरक्षा की आवश्यकता चाहता है कि उसके प्रति कोई उसको सुरक्षित करे। इसके बाद जब उसकी सुरक्षा की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है तो वह चाहता है कि सामाजिक आवश्यकता, कि उसे समाज में मान सम्मान मिले, उसे समाज में मान सम्मान मिले, या जिससे उसके चरित्र या व्यवहार या उसके व्यक्तित्व पे कोई हानि ना हो। इसके बाद वह क्या पाना चाहता है? वह सम्मान पाना चाहता है। जब वह समाज में अपने आप को सही ढंग से प्रस्तुत करता है तो वह क्या होता है? वह सम्मान का हकदार होता है और वह सम्मान को पाने के लिए प्रेरित होता है। इसके बाद लास्ट में जो वह सम्मान को पा जाता है तो वह अपने आप में स्वयं को ढूंढता है या स्वयं को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों यह थी आपके अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत की 5 आवश्यकताएं। तो दोस्तों ये पूछा जाए कि सबसे निम्न आवश्यकता क्या है, तो वह है आपकी शारीरिक आवश्यकता, और सबसे उच्च आवश्यकता क्या है, तो वह है आपकी आत्मानुभूति आवश्यकता। निम्नलिखित में किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं या मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? तो दोस्तों यदि कहा जाए कि मुख्य ग्रंथि किसे कहा जाता है तो वह कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा ही अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है। पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी क्यों कहा जाता है या मुख्य ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी ग्रंथि के द्वारा जो ग्रंथियां होती हैं उनको नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है। किस मनोवैज्ञानिक ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया? युंग ने, फ्रायड ने, एडलर ने या सलीवन ने? तो दोस्तों यदि कहा जाए कि किस मनोवैज्ञानिक ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया तो वह दिया था आपके युंग महोदय ने। तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय मनोवैज्ञानिक युंग के द्वारा दिया गया था। मनोवैज्ञानिक युंग के अनुसार अचेतन मन का एक हिस्सा है। अचेतन मन क्या है? मन का एक हिस्सा है जो समाज, लोग एवं मानव जाति द्वारा अपने विचारों एवं अनुभवों को साझा करता है। जो अचेतन मन होता है वह क्या करता है? वह समाज या लोगों द्वारा या मानव जाति द्वारा अपने विचारों का क्या करता है? दूसरों के साथ साझा करता है। अचेतन वह स्थिति है जो हमारे मन या व्यवहार में तो होती है परंतु सामान्यतया प्रदर्शित नहीं होती है। किसी विशेष स्थिति में ही वह प्रदर्शित होती है। अचेतन मन का मतलब होता है कि वह चीज़ें तो हमारे व्यवहार में होती है लेकिन वह चीज़ें हमें याद नहीं आती हैं या सामान्यतया जो समय होता है उसमें प्रदर्शित नहीं होती है। किसी विशेष स्थिति में वह क्या होती है? प्रदर्शित होती है या हमें याद आती हैं। अंगूर खट्टे हैं डॉट डॉट का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? दमन का, प्रतिगमन का, यौक्तिकरण का या प्रतिक्रिया निर्माण का? तो दोस्तों अंगूर खट्टे का जो उदाहरण है वह यौक्तिकरण का उदाहरण है। तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये यौक्तिकरण मनोवैज्ञानिक रूप से रक्षा प्रणाली है। क्या है? रक्षा प्रणाली है जिसमें विवादास्पद व्यवहार को तार्किक रूप से उचित ठहराने की कोशिश की जाती है तथा परिणाम के अनुसार कर्म को व्यक्त किया जाता है। जो यौक्तिकरण विधि होती है यह क्या होती है? एक मनोविज्ञान की एक रक्षा प्रणाली है। इसमें जो विवादास्पद व्यवहार होते हैं इनको तार्किक रूप से सही करने की कोशिश की जाती है और जो परिणाम मिलता है उसी के अनुसार कर्म को किया जाता है। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पावलोव द्वारा, थांडाई द्वारा, टालमैन द्वारा या स्किनर द्वारा? तो दोस्तों अभी हमने बताया कि जो अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है यह दिया गया था आपके स्किनर द्वारा। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि स्किनर ने अपने सिद्धांत में किस जानवर का प्रयोग किया था तो चूहा और कबूतर का। चूहा और कबूतर का किसने प्रयोग किया था? तो स्किनर महोदय ने किया था। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धिलब्ध कितने से कितने के बीच होती है? तो दोस्तों यदि कहा जाए कि औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धिलब्ध कितनी होती है तो वह होती है आपके 90 से 109 या आपको 91 से 110 दे तो भी आपका सही होगा। तो दोस्तों 90 से 109 या 91 से 110 के बीच औसत बुद्धि वाले बच्चों की या बालकों की बुद्धिलब्ध होती है। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि बुद्धिलब्ध को किसने बताया था तो साइमन एवं बिने परीक्षण का प्रयोग करके टर्मन ने वर्ष 1916 में बुद्धिलब्ध का वितरण तालिका तैयार की थी। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि बुद्धिलब्ध के बारे में किसने बताया तो टर्मन महोदय ने कब? 1916 में। और किस परीक्षण की सहायता से? तो साइमन बिने परीक्षण की सहायता से। अब हम देख लेते हैं कि किस बुद्धिलब्ध के बीच को किस बालक के रूप में जाना जाता है।
यदि कहा जाए कि यदि बालक की बुद्धि 130 से अधिक है या बुद्धिलब्धि 130 से अधिक है तो वह प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। बालक की बुद्धि 121 से 130 के बीच है तो वह प्रखर बुद्धि कहलाएगा। यदि बालक की बुद्धिलब्धि 111 से 120 के बीच है तो तीव्र बुद्धि कहलाएगा। यदि बालक की बुद्धिलब्धि 91 से 110 के बीच है तो सामान्य बुद्धि कहलाएगा। यदि बालक की बुद्धिलब्धि 81 से 90 के बीच है तो मंद बुद्धि बालक कहलाएगा। और बालक की बुद्धि यदि 70 से 80 के बीच है तो अल्प बुद्धिलब्ध वाला बालक कहलाएगा। यदि 70 से कम है तो जड़ बुद्धि बालक कहलाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार के बालक को या कितने बुद्धिलब्ध वाले बालक को किस बालक के रूप में जाना जाता है। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि जो बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, या किसने कहा, तो बंडूरा ने कहा। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि इसको और किस नाम से जानते हैं तो इसको हम जानते हैं निरीक्षणात्मक अधिगम के नाम से जानते हैं। निरीक्षणात्मक अधिगम के नाम से किसको जानते हैं, तो प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा जो सीखते हैं इसको हम निरीक्षणात्मक अधिगम कहते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा अधिगम के क्षेत्र में सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो दोस्तों यदि पूछे कि अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्बर्ट बंडूरा ने। इसके अनुसार बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसे निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है, जिसमें बच्चे अपनों से बड़ों का व्यवहार का निरीक्षण करके उसी की तरह व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि जो निरीक्षणात्मक अधिगम है इसमें बालक क्या करता है या इसको किस प्रकार से किया जाता है, तो इसमें बालक जो होता है वह अपने से बड़ों के व्यवहार को देखता है और उसका निरीक्षण करता है कि क्या सही है क्या गलत है, और निरीक्षण करने के बाद जो सही होता है उसी व्यवहार के अंतर्गत उसको प्रदर्शित करने की कोशिश करता है या उसको प्रदर्शित करता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क और परिपक्वता नैतिक चिंतन की किस अवस्था की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों यह किस अवस्था की विशेषताएं हैं, जो अमूर्त तर्क या परिपक्वता है, यह किस अवस्था से संबंधित है, तो दोस्तों यह संबंधित है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यदि बात की जाए कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था है आपकी संवेदनात्मक गामक अवस्था, आ जाए तो यह जन्म से 2 वर्ष तक होता है। दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और यह 2 से 7 वर्ष तक होता है। तीसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 से 11 वर्ष तक होता है। और चौथा होता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और यह होता है आपका 11 से 14 वर्ष तक। तो दोस्तों इन चारों अवस्थाओं का नाम याद रखिएगा, और जो टाइम पीरियड है इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से संबंधित आपके प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और कहा जाता है कि चतुर्थ अवस्था में बालक में चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है तथा अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन का विकास हो जाता है। कि जब बालक को चौथी अवस्था होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इसमें बालक क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। इनमें कौन जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या ईर्ष्या। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि राइट आंसर क्या है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। वंशानुक्रम जो है यह जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। आनुवंशिकता का विकास शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। कहने का अर्थ है कि जो आनुवंशिकता का विकास होता है यह शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है, और जो माता पिता से बच्चों में जो गुणों का जो आदान प्रदान होता है वह जीन्स के माध्यम से होता है। इसी के द्वारा वंशानुक्रम का निर्धारण भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि वंशानुक्रम जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। वीएन झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो दोस्तों इस कथन को याद रखिएगा कि वीएन झा ने कहा कि वंशानुक्रम जो है यह व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। सहसंबंध द्वारा, मार्गान्तीकरण द्वारा, विलयन द्वारा या नवीनीकरण द्वारा। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है, तो वह है आपका
मार्गांतरीकरण द्वारा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रत्ययों का बनते रहना एक कौन सी प्रक्रिया है? प्रत्ययों का बनते रहना डॉट डॉट कौन सी प्रक्रिया है? विषम प्रक्रिया है, अनियमित प्रक्रिया है, सामी प्रक्रिया या संचयी प्रक्रिया है? तो प्रत्ययों का बनते रहना जो प्रक्रिया है वह है आपकी संचयी प्रक्रिया। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अलग अलग तथ्यों का संग्रह करके प्रत्ययों का निर्माण किया जाता है। संचयी का तात्पर्य इकट्ठा या संग्रह करना होता है, या संचय करना एक ही बात है। निम्नलिखित में कौन सा भूलने का कारण नहीं है? इनमें से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा या शिक्षक की योग्यता। तो दोस्तों पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो दोस्तों वह है आपका शिक्षक की योग्यता। शिक्षक की योग्यता आपका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक की योग्यता के द्वारा हम किसी चीज़ को भूलते नहीं हैं। जबकि मानसिक द्वंद्व हो तो भूल सकते हैं, पुनरावृत्ति का अभाव हो तो भूल सकते हैं, यदि सीखने की मात्रा में कमी हो तब भी हम भूल सकते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? यस कारक, जी कारक, विशिष्ट कारक या सांस्कृतिक कारक? तो दोस्तों यदि कहा जाए कि स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की जो क्षमता होती है या समस्या समाधान करने की जो क्षमता होती है वह कहलाती है आपकी जी कारक, या जिसे हम कहते हैं जनरल फैक्टर। क्या कहते हैं? जनरल फैक्टर। तो दोस्तों डिटेल देख लेते हैं कि ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि संरचना 2 कारकों से मिलकर बनी होती है। तो जो स्पीयरमैन ने बुद्धि संरचना का या द्विकारक सिद्धांत बताया है, इसके अनुसार इन्होंने कहा है कि जो बुद्धि का निर्माण होता है वह 2 कारकों से मिलकर बनती है। पहला है आपका सामान्य योग्यता कारक जिसे हम जनरल फैक्टर कहते हैं, और दूसरा है आपका विशिष्ट योग्यता कारक जिसे हम स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पहला आपका जी फैक्टर, दूसरा आपका एस फैक्टर। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि जी कारक एक जन्मजात प्रतिभा कारक के रूप में जाना जाता है और प्रत्येक व्यक्ति में इसकी मानसिक क्षमता भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, या कहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति में जो जी कारक की प्रतिभा होती है या जो जी कारक की क्षमता होती है वह अलग अलग होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक मानसिक कार्य करने की क्षमता भी निश्चित होती है। अतः जी कारक के कारण ही तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता का निर्धारण होता है। तो दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा कि स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो द्विकारक सिद्धांत दिया था, और इन्होंने इसमें कितने कारकों से मिलकर बुद्धि का निर्माण बताया था? तो 2 कारकों से, जनरल फैक्टर और आपका स्पेसिफिक फैक्टर जिसे हम जी फैक्टर और एस फैक्टर कहते हैं। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए? दोस्तों कह रहा है कि यदि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आप अध्यापक हैं, तो आपका सबसे अधिक ध्यान बच्चों के किस तत्व पर या किस पक्ष पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीकी पर, शारीरिक क्षमता पर, वैयक्तिक विभिन्नता पर या पारिवारिक स्थिति पर? तो दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण है या सबसे अधिक ध्यान किस पर होना चाहिए? वैयक्तिक विभिन्नता पर। दोस्तों क्योंकि जो प्रत्येक बालक होता है वह भिन्न होता है, उनमें अलग अलग गुण पाए जाते हैं, वह अलग अलग परिस्थितियों से आता है, या उनमें सीखने की जो क्षमता होती है वह अलग अलग होती है। यदि हम वैयक्तिक विभिन्नता को या व्यक्तिगत विभिन्नता को जान लेते हैं कि किस व्यक्ति में कितनी क्षमता है पढ़ने की, तो उस तरीके से हम क्लास को डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों अभी हमने बताया कि द्विकारक सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत पूछे तो आपका हो जाएगा स्पीयरमैन। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? कि यदि बात हमने कोई सीख ली है, यदि उसको पुनः याद करना या स्मरण करना चाहते हैं, तो यदि हम याद नहीं कर पा रहे हैं या यदि उसमें हमें असफलता प्राप्त हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं विस्मृत। क्या कहते हैं? तो विस्मृत कहते हैं। उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है क्या कहलाता है? कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता हुआ क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका व्यक्तित्व, जिसे हम पर्सनालिटी कहते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर कह रहा है कि व्यक्ति में मनोशारीरिक अवस्था जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य का निर्धारण करता है और वह व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्ति के विकास में उसके व्यक्तित्व एवं उसके वातावरण का मुख्य योगदान होता है। कि जो व्यक्ति का विकास होता है उसमें उसके
व्यक्तित्व और वातावरण का सबसे अधिक योगदान होता है। व्यक्तित्व का विकास वंशानुक्रम से निर्धारित होता है। तो विकास किससे निर्धारित होता है? तो वंशानुक्रम से निर्धारित होता है। वीएन झा ने कहा है, या वीएन झा के अनुसार वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। वंशानुक्रम क्या है? तो वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि जो पुरुष होते हैं उनमें कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो पुरुष में XY गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि यदि महिला की बात की जाए तो महिला में जो गुणसूत्र पाया जाता है तो वह पाया जाता है आपका XX, डबल X का गुणसूत्र पाया जाता है। तो दो प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह की आधे प्राप्तांक और जिसके समूह के ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं वह कहलाता क्या है, या क्या कहलाता है? मध्यमान, बहुलक, मध्यांक या मानक विचलन क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है आपका मध्यांक। मध्यांक को ही हम माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। यदि कहा जाए कि प्राप्तांकों के समूह को आरोही क्रम में रखने पर उस समूह के मध्य बिंदु को माध्यांक कहते हैं। अभी हमने बताया कि मध्य बिंदु जो होता है वही क्या होता है? आपका सेंट्रल जो होता है वही आपका माध्यिका या मध्यांक होता है। तो दोस्तों इसका एक सूत्र होता है कि मध्यांक बराबर n/2 वां पद, n/2 वां पद। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से ... एक विधि है। पूछ रहा है कि आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में कौन से इसमें से एक विधि है? कौन से इसमें से एक विधि है? तो दोस्तों वह विधि आपकी स्तंभाकृत विधि। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की कई विधियां होती हैं, लेकिन इसमें जो दिया गया है सिर्फ एक है आपका स्तंभाकृत। यहाँ पर जो विधियां हैं आपकी पाई चार्ट विधि, स्तंभाकृत विधि या वेन आरेख विधि। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी पाई चार्ट विधि, स्तंभाकृत विधि या वेन आरेख। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।